हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, और एक आपका हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। ये 3 टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इनसे जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा पूछे गए हैं अब तक, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम दोस्तों कवर कर लेंगे। 42 दिन शेष बचे हैं आपके पैट एग्जाम के दोस्तों, तो जल्दी जल्दी हम इन सभी को तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए दोस्तों, जिसने भी तैयारी कर ली है, जो भी तैयारी कर रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज दोस्तों कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है, सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये दोस्तों घुमा फिरा के प्रश्न आ जाता है, सीधा सीधा भी पूछ लेता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। या पूछ लिया कि प्रमुख लक्षण कौन सा है, वो भी यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं। चलिए, यहाँ पे विस्तृत व्याख्या में प्रत्येक प्रश्न की आपको कराऊंगा, ताकि और भी चीजें आपको डिटेल से क्लियर हो जाएं। क्या है व्याख्या, देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मतलब जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी प्रमुख जो विशेषता है वो यही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, अब यहाँ पे समझेंगे, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। तो अब यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो गई, जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सार्वजनिक सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अपना इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पैट 2022 में प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। एक एक प्रश्न दोस्तों आपका इतना महत्वपूर्ण होगा कि यहीं से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व शामिल हैं? ठीक है, या तो खुद व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो। तो कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, या निजी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है दोस्तों निजी क्षेत्र, जिसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब स्वयं का मित्र, तो वो होता है निजी क्षेत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, स्वामित्व वर्ड से आप याद रखेंगे निजी क्षेत्र, जिसमें खुद का स्वामित्व, मतलब स्वामित्व का मतलब क्या है? जो स्वामी हो मित्र का। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र के व्यवसाय को सरकारी नियंत्रण से प्राय मुक्त होते हैं। जो निजी क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं, बात ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। पेशेंस दोस्तों बनाए रखें, एक एक प्रश्न मैं आपका यहाँ पे कवर करा दूंगा। और इससे पहले दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसने नहीं देखी है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में यहाँ पे लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज हम यहाँ पे कराने वाले हैं, जो यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं, और जो आपके पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिनकी आने की संभावना दोस्तों 101% है। यहीं से आपको दोस्तों 70 प्लस प्रश्न आपको यहीं से कवर हो जाएंगे। आपके 70 प्लस जो टारगेट है आपका, वो यहीं से कवर हो जाएगा दोस्तों। 70 प्लस प्रश्न आप, ये जो हमारी पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, यहीं से आप यदि अच्छे से कर लेते हो 1 से 2 बार, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 70 प्लस स्कोर आप बहुत ही आराम से कर ले जाओगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। किसके बढ़ने से? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति से निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। देखिए पैट 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। ये बात ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या वैश्विक? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इनके संसाधनों पर जो है वो निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इनका? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है, जैसे पूंजी मतलब लाभ कमाना, धन कमाना, लाभ अर्जित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पैट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपका यूडीए एलडी की परीक्षा प्री में पूछा गया प्रश्न है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? ये आपसे पूछा है और इसकी हमने बात की थी। जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो, ये हमने बात की थी ना। तो ये देखिए यहाँ से ही आपका जो विस्तृत व्याख्या है प्रश्न की, वहीं से आपका प्रश्न बन गया है यूडीए एलडीए परीक्षा में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है। यही पूछ लिया, परिभाषा पूछ लिया मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व से। इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है कि जिससे समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। और इसका उदाहरण क्या है? जो जीता जागता उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे जो हरित क्रांति, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से जो प्रश्न एग्जाम में बने हैं पैट में, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक जिस भाई बहन ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक लाइक तो दोस्तों बनता है, इतने अच्छे कंटेंट के लिए दोस्तों एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस टॉपिक से कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। ठीक है, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। दोस्तों जब हरित क्रांति जो 1960 के दशक की बात यहाँ पे मैं करूं, 1960 के दशक की दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी यहाँ पे 1960 के दशक में। और यहाँ पे जो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई वो 1966-67 के बीच जो है शुरू हुई, 1960 के दशक में। और यहाँ पे एक राज्य को चुना गया सबसे पहले, मतलब भाई कोई भी काम स्टार्ट करा जैसे हरित क्रांति, तो उन्होंने क्या करा कि भारत में एक आरंभ स्थल के रूप में चुना के सबसे पहले यहाँ पे हम इस चीज को करके देखेंगे कि क्या जो है इसके परिणाम निकल के आते हैं। तो उस राज्य का नाम पूछा है कि किस राज्य को सबसे पहले चुना गया था हरित क्रांति के लिए। आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो वो था ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब राज्य को दोस्तों सबसे पहले चुना गया था हरित क्रांति के लिए। याद रखेंगे, पंजाब को चुना गया था हरित क्रांति के लिए। फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से ये चुने गए। देखिए पैट में पूछा गया प्रश्न है, क्या है इसकी व्याख्या कि हरित क्रांति को 1960 के दशक में नॉर्मन बोरगल द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरगल। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में बात करें यदि, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि विश्व में, वर्ल्ड की बात हो रही है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरगल। बोरलॉग हैं।
और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। याद रखेंगे, गेहूं और चावल के ऊपर ये सबसे पहले ज्यादा ध्यान दिया गया। हरित क्रांति के लिए भारत में प्रारंभिक स्थल के रूप में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया। याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर पे पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुना गया। ध्यातव्य है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया और इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे, बात यदि आए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ये सभी। तो जो हरित क्रांति की जो रणनीति के हिस्सा थे वो तीनों थे, ये सभी थे। मतलब रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी थे, और उच्च उपज देने वाली किस्में के बीज भी थे, और सिंचाई भी थी। ये तीनों ही जो है रणनीतियां थी हरित क्रांति की। देखिए, पैड 2022 की परीक्षा में सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए हमने बात की एम.एस. स्वामीनाथन, और भारत में हरित क्रांति 1966-67 से शुरू हुई। दोस्तों इस सन को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अब की बार दोस्तों पैट में पूछी जा सकती है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी। तो 1966-67 के बीच की गई थी, 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में की गई और 1966-67 में शुरू की गई। और हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज, याद रखेंगे, उच्च किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी को शामिल किया गया था। ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिमाग में ऐसे बैठा लेनी है कि आपको लगे कि ये पूछने वाला है एग्जाम बना। ठीक है, ये बनेंगे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए, दो बार हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली। आंख मीच के निशाना लगा दीजिए ऑप्शन बी पर, एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए पैड 2022 में पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखिए HYV की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। चलिए व्याख्या पहले इसकी देख लेते हैं कि 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, HYV जिनको बोलते हैं उच्च उपज वाले बीज, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज, उच्च उपज वाले बीज के द्वारा खाद्यान्न गेहूं और चावल उत्पादन में आई अभूतपूर्व वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और बन सकता है। क्या होगा वो प्रश्न कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसमें जो प्रमुख खाद्यान्न थे किसको लिया गया था? जो प्रमुख खाद्यान्न थे किसके ऊपर जो है यहाँ पे परिणाम देखा गया? तो याद रखेंगे, गेहूं और चावल, ये दो प्रमुख खाद्यान्न थे जिसमें हरित क्रांति के परिणाम को देखा गया था। इन्हीं पे ये सारे प्रयोग वगैरह किए गए, गेहूं और चावल खाद्यान्न पर। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। एग्जाम में इस बार यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो हरित क्रांति है उसमें जो प्रमुख खाद्यान्न थे वो कौन कौन से थे जिसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, तो वो थे गेहूं और चावल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए, अब तक तो हरित क्रांति की बात हो रही थी, अब बात होगी श्वेत क्रांति। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं हरित क्रांति किससे संबंधित है। ये तो आपने सभी ने जान लिया, जो हरित क्रांति है आपकी वो अनाज उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, जैसे कि गेहूं, चावल। ठीक है, अब यहाँ पे श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति मतलब श्वेत में होता है सफेद, और सफेद क्या होता है? दुग्ध। ऐसे थोड़ी ट्रिक से याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा श्वेत क्रांति क्या है तो उसके जनक को पढ़ के क्या फायदा। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न है बार बार रिपीट हुआ है, और ऐसे प्रश्न रिपीट होते ही रहते हैं दोस्तों। हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या नॉर्मन एडबर्ग। तो यहाँ पे मैं बात करूं
श्वेत क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और ये दशक था 1970 का दशक था, ठीक है। 1960 का दशक जो था वो हरित क्रांति का दशक था और दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड का जो दशक था, जहां पर डेयरी वगैरह का विकास हुआ, डेयरी जो वगैरह खोली गई थी, तो वो शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ चीजों को कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, याद रखेंगे इस नाम को, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है, किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का समय दुग्ध उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए जो तैयारी कर रहा है पैट 2025 की। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले सभी टेट दिए हैं और उन सभी में दोस्तों मेरा परसेंटाइल 88% से प्लस रहा है, 88 से प्लस रहा है। और मैं 8 घंटे की नौकरी करते हुए भी मैं 65 प्लस नंबर दोस्तों यहाँ पे लाया हूँ आपका पैट में, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए आपको। एक एक महीने में मैं दोस्तों 65 प्लस नंबर लाया हूँ एक महीने की तैयारी में, ठीक है। तो और आपके पास भी इतना समय है, लगभग एक महीने से तो ज्यादा ही है। तो इस बार भी वादा करते हैं दोस्तों 65 प्लस नंबर मैं आपके लाऊंगा। और यहाँ पे सभी की दोस्तों हम सभी एक साथ वादा करते हैं 70 प्लस की तैयारी यहाँ से आराम से दोस्तों हो जाएगी, बहुत ही प्यार से। आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो, कोर्स ले रखा हो, वहां भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे भी 1 या 2 वीडियोज आती हैं मेरी छोटी छोटी पूरे दिन में, उनको देखिएगा बस अच्छे से, क्योंकि मैं वो ही कंटेंट आपके लिए लाता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न फंसते हैं दोस्तों। स्मार्ट स्टडी की तरफ मैं थोड़ा फोकस ज्यादा करता हूँ, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है जीके जीएस में। और बात रही यहाँ पे जो आपका, मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, कैसे अच्छे नंबर मिलते हैं, कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है, उस पे भी मैं आप चर्चा करूंगा बहुत जल्दी दोस्तों। मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। अभी थोड़ा सा समय दोस्तों कम मिल रहा है, मेरा एक एग्जाम है, मैं आपको बता दूं एस टेट का एक मेरा एग्जाम है, थोड़ा उसमें मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। एस टेट और आर ओ का एग्जाम है मेरा, ठीक है। तो उनकी तैयारी में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बहुत जल्दी आपको वीडियो लाऊंगा और कहाँ से, और एक दोस्तों हम व्यवस्था करेंगे जो मैथ वगैरह आपको पढ़ा सकें हमारे इस चैनल पर, उस चीज की भी मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ पूरा। जब दोस्तों हमने कह दिया तो कह दिया, तैयारी यहाँ पे कराएंगे पूरा अच्छे से। सब सब सब्जेक्ट की तैयारी मैं कराऊंगा पूरा, जितना भी सिलेबस है पैट का, ठीक है। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस बार सबकी तैयारी करवाऊंगा। मैंने 2023 में भी कराई थी, जितना मुझसे हुआ था मैंने वो कराई थी, और साथ के साथ मैं भी पढ़ा था और 65 प्लस नंबर भी मैं एग्जाम में लाया था, ठीक है। याद रखेंगे सभी चीजों को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस क्रांति को तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति या पीली क्रांति? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अब यहाँ पे देखिए, जब बात हो रही है, जब आपको पता है कि हरित क्रांति से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, आपके सामने आपने देख भी लिए पूरे प्रश्न जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं पैट वगैरह में, या यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो आप देख ही चुके हो कि हरित क्रांति से प्रश्न पूछ रहा है और कैसे प्रश्न पूछ रहा है ये भी आपको पता चल गया। तो जितनी भी क्रांतियां हैं उनको हमें पढ़ लेना है एक बार अच्छे से, ठीक है। आप यदि और भी ज्यादा पढ़ना चाहो तो गूगल पे ऐसे क्रांति वगैरह, हरित क्रांति वगैरह, जितनी भी क्रांति है उनके एक एक करके नाम डाल दो। जैसे पीली क्रांति क्या है, पूरा पीली क्रांति के बारे में पढ़ लो। स्वर्ण क्रांति क्या है, पूरा स्वर्ण क्रांति के बारे में पढ़ लो। श्वेत क्रांति क्या है, इसके बारे में पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। तो क्यों ना गहराई से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो ऐसे भी थोड़ा स्मार्ट स्टडी हमारे साथ करते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और हिंट को आपको कैसे अपने प्रयोग में लाना है वो आपके ऊपर है। अब जब मैंने कह दिया कि जितनी भी क्रांति हैं, जैसे कि आपका सुनहरी क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, नीली क्रांति हुआ, हरित क्रांति, लाल क्रांति, ग्रे क्रांति, रजत क्रांति, पीली क्रांति, ये जितनी भी क्रांति हैं इनको एक एक करके
गूगल पर डालिए, अब तो एआई का जमाना है, गूगल पे डालिए, पूरा आपको बता देगा। ठीक है, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनसे क्रांति से संबंधित उनको क्लियर कर लीजिएगा। जो एग्जाम में बनने की आपको लगता है कि यहाँ से ये बन सकता है, उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्मार्ट अप्रोच होता है कि कैसे एग्जाम में नंबर लाए जाए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो तो आपका जाने वाला है ही नहीं। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। बताइए, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो वो थे आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वैसे दोस्तों मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ से इस वीडियो से ही दोस्तों आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। घबराए नहीं कि सर ने अरे ये क्या बता दिया कि गूगल पे सर्च करो। ठीक है, वो तो मैं एक बता रहा हूँ आपको, यदि और भी ज्यादा एडवांस में जाना है, बिल्कुल एडवांस में डीपली से और गहराई से जाना है, ठीक है, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई। ठीक है, देखिए अब हरित क्रांति से ये प्रश्न छूट रहा था, ये भी चीजें क्लियर हो गई। कैसे कि जो भारत में शुरुआत हुई थी 1966-67 में, वो मैक्सिको, याद रखेंगे इस नाम को, मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं कि बौनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई, गेहूं की बौनी प्रजातियों के प्रयोग से हुई। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। ठीक है, बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही रहा। तो इस चीज को याद रखेंगे, पहले गेहूं पर हुआ, फिर उसके बाद 1983 में चावल का वो विकास हुआ। और ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी ना हरित क्रांति की, वो मैक्सिको की एक पद्धति है, नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजाति, उससे ये प्रारंभ हुई, तो मैक्सिको की याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग हरित क्रांति से तो ये समझ लीजिएगा जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने क्लियर कर लिए, हरित क्रांति से और दूध क्रांति से। जो और क्रांतियां बची हैं उनसे ज्यादातर प्रश्न बनते नहीं है, उनसे सीधा सीधा प्रश्न ये पूछता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित, बस इतना छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है। मेन तो आपकी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति है, वो हमने अच्छे से कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति एक तरफ, क्रांति एक तरफ संबंधित है, तो कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। अब देखिए आप बात करें, हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादन खाद्यान्न से, ये भी ठीक है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन, दोस्तों गलत है। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, ये भी ठीक है। ठीक है, और सुनहरी क्रांति संबंधित है उद्यान से, ये भी ठीक है। तो बात करें जो नीली क्रांति है, जो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब विभिन्न कृषि क्रांतियां इस प्रकार हैं, कुछ क्रांति अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे नोट कर लीजिएगा, याद रखनी है सभी क्रांति। जैसे कि सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों 2 से 3 क्रांतियां और बची हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उनको आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। जैसे कि कृष्ण क्रांति है, ये किससे संबंधित है आपकी। ठीक है, ये एक दो क्रांति हैं, इनको आप अच्छे से गूगल करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार हुआ, उनसे ऊपर जो उनसे जो प्रश्न बने हैं यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा, उनके बारे में अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और पूरा प्रैक्टिस और रिवीजन साथ के साथ करेंगे। चलिए, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR, ठीक है, याद रखेंगे CRR,
इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो नगद आरक्षित अनुपात इसको बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों प्रश्न ऐसा होता है कि हम क्या है कि प्रश्न ही पढ़ रहे हैं और उसी से प्रश्न बन गया। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न है कि जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ये पूछ रहा है इसमें तो। लेकिन क्या होगा कभी कभी कि यही पूछ लेगा कि CRR की फुल फॉर्म बता दीजिए, CRR की फुल फॉर्म बता दीजिए। ऐसे प्रश्न बने हैं, कई बार बने हैं। अरे मैं अपने खुद से नहीं कह रहा हूं दोस्तों, एग्जाम मैंने दिए हैं और उनमें ये बना है प्रश्न। CRR की फुल फॉर्म पूछ ली है, नगद आरक्षित अनुपात, याद रखना। तो जब ये बढ़ाया जाता है RBI द्वारा तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति को जो है कमी लाएगा। शुरुआत में आपूर्ति बढ़ाएगा लेकिन बाद में स्वतः घटाएगा। अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये क्या करता है, जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है, CRR जब बढ़ाती है RBI, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। देखिए वीडियो परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि CRR एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण है जिसका उपयोग RBI द्वारा तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब RBI CRR को बढ़ाता है तो बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाता है। तो बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम हो जाता है। इससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम पैसा प्रचलन में आता है। इससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आर्थिक विकास की गति भी कम हो सकती है। इसका जो दुष्परिणाम ये भी है कि आर्थिक विकास की गति भी कम हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया, MIBOR, FIBOR, LIBOR या SIBOR। तो किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है रिजर्व बैंक ने बैंकों को और अन्य संस्थाओं को, LIBOR में परिवर्तन का निर्देश दिया है। ठीक है, क्या है LIBOR, क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य नियमित संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट LIBOR में परिवर्तन का निर्देश दिया है। LIBOR व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दर है। यह औसत ब्याज दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बैंकों का अनुमान है कि वे विशिष्ट समय में अवधि के लिए लंदन इंटरबैंक मार्केट में एक दूसरे से उधार ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंक के रूप में कार्य करता है वाणिज्यिक बैंक, जनता, सरकार या RBI। तो एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय सरकार के निवेश के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब तो ये यहाँ पे देखिए समझिएगा कि एक तो वो होती है कि हम बैंकों से पैसा उधार लेते हैं तो किस दर पे हमें बैंक देता है। और आपको मैं बता दूं जो हमारे बैंक वगैरह होते हैं, जो आपका पंजाब हुआ, SBI हुआ, ये भी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी पैसा उधार लेते हैं। और किससे लेते हैं, रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से। ये वाणिज्यिक बैंक इनको बोलते हैं सबको, जितने भी पंजाब, कैनरा, HDFC जितने भी बैंक हैं ये वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। ये भी दोस्तों पैसा उधार लेते हैं, जैसे हम लेते हैं ना इनसे, ये भी उधार लेते हैं। किससे, भारतीय रिजर्व बैंक से। तो किस दर पर लेते हैं, जिस दर पर जो लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर, CRR या SLR या रेपो दर। तो उसे कहा जाता है रेपो दर। ठीक है, याद रखेंगे। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान RBI अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, रेपो दर उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे याद रखेंगे। CRR हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 1969, मतलब ये मैं बता दूं, एक तो आपका CRR क्या होता है, ठीक है, एक आपका रेपो रेट क्या होता है, एक रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तीनों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इनमें से कोई नहीं, 6, 12 या 14। तो 1969 में जो है
14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखेंगे 14 जुलाई 1969 को। कब किया गया? 14 जुलाई 1969 को भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 को 6 अनुसूचित बैंक का ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है। तो याद रखेंगे 6 और बैंक थे अनुसूचित बैंक जो है, इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में 6 का। याद रखेंगे, इस बार 14 पूछ लिया, हो सकता है आपके ये वाला पूछ ले, 6 वाला पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक या सिडबी बैंक? तो मैं बता दूं आपको, देखिए ये क्या है? वाणिज्यिक बैंक है। जो सिडबी है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी जो है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसका नाम क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। क्या है? सिडबी जो है भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा लघु उद्योगों के साथ मध्यम मध्यम उद्योगों की स्थापना करना है, जबकि ये सभी नीचे के वाणिज्यिक बैंक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है कि डॉट 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 कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड जो है वो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण प्रदान करने वाली एक केंद्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? सेंट्रल संस्था है, केंद्रीय संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण के कार्यों तथा तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। याद रखेंगे नाबार्ड। पैट 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? ठीक है, बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ उनके लिए शर्तें निर्धारित की किस अधिनियम ने? ऑप्शन है आपके सामने, बैंकिंग कंपनियां, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनिमय अधिनियम। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा एक, बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ठीक है, 1970 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे अटपटे से प्रश्न पूछता है पेट में, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। चलिए, मतलब आप ये समझ लीजिए जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न पेट में, तो अच्छे से पढ़िएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला जो टॉपिक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? भारत सरकार, SBI, RBI या राज्य सरकारें? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सॉरी। ठीक है, RBI जिसको बोलते हैं। भारत में कौन संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? RBI। मौद्रिक नीति अधिनियम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है और मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। अब तक कितने प्रश्न दोस्तों आपके सही हुए हमें जरूर बताना है कमेंट करके, और लास्ट में आपको लिख के कमेंट करके जाना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर का अर्थ पूछा है, क्या है? तो ये होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। बैंक दर का क्या अर्थ है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए पैट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न टॉप 20 प्लस प्रीवियस ईयर MCQs यहाँ पे हमने देखे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैसे लगे प्रश्न दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्नों पे को आप हल कर पाए, वो हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों।
तैयारी करते रहिएगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी।